हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। हम जो अभी आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है 2019, उसके लिए हम आपका जो सेशन चल रहा है उसमें हम एमपी ख़त्म कर चुके हैं। एमपी के बाद आज हम संविधान की बात करेंगे, क्योंकि अब हमने जो बात की थी, क्योंकि हम एमपी संविधान एक्ट और जो इकोलॉजी वाला टॉपिक वो मेरे पास है, उसमें आज जो आपका सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज पहला वीडियो होगा, वो होगा आपका क्या संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास से संबंधित हम 30 क्वेश्चनों की यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए काम के जो पेपर में आ सकते हैं, और इन सभी का आपको अच्छे से जवाब देना है। आपकी डेली क्लास रहेगी। कल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, अब क्लास आपकी डेली रहेगी। तो ये हमारी क्लासेस चल रही है। अब इस क्लासेस में अभी आपकी जो ये डेली क्लासेस चलती है, उसमें आप 6 बजे आप देखते हो अंकित मिश्रा सर की क्लास, जिसमें आपको भूगोल सर करवा रहे हैं। इधर आप डांगी सर की क्लास देख रहे हो 6 से 7 से 8 वाले समय में, जिसमें आपका इतिहास लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये मेरी क्लास चली रही है, आप अभी मेरे साथ प्रेजेंट हो, जिसमें मैं आपकी एमपी पढ़ा रहा हूँ। इन सभी की आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि कई बार आवाज़ आ रही थी कि सर प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं हुई। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट कराइए, तो आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही में आपके लिए ये जो आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है, उस पीएससी की वैकेंसी के लिए हमने आपके पीडीएफ नोट्स प्लस कोर्स दोनों स्टार्ट किया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेंगे, प्लस पीडीएफ भी प्रदान की जाएगी, प्रिंटेड नोट्स, जिसकी आपकी डिलीवरी घर पर की जाएगी 2 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको 999 रुपये में प्राप्त होंगे। नोट्स, कोर्स और टेस्ट सीरीज तीनों आपको 555 रुपये में प्राप्त होगी। आपको क्या करना होगा, आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। साथ ही साथ में हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 125 टेस्ट है, जिसमें अभी आपकी एफएलटी स्टार्ट हो चुकी है। लगभग आज 10 एफएलटी उसके अंदर डल चुकी है। पूरी एफएलटी आपकी अपडेट है, 8-10 दिन में सारी एफएलटी आपकी अपडेट कर दी जाएगी। ये आपको 599 रुपये में प्राप्त होगी। लगभग 4000 प्लस लोग आपके इस एफएलटी से जुड़े हुए हैं, तो 4000 से अधिक लोग आप अपना मूल्यांकन देख सकते हो सकता है, या मेरे अनुमान में एमपी की सबसे बड़ी आपकी एफएलटी है, क्योंकि इतनी एफएलटी या इतने सारे लोग अभी किसी भी एफएलटी के अंदर आपके नहीं जुड़े हैं। तो आपको ये 599 रुपये में प्राप्त होगी। प्ले स्टोर से आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद में भारतीयों को कब सम्मिलित किया गया। तो सर जल्दी सभी लोग आप कमेंट करके आंसर बताइए। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को कमेंट करके यहाँ पे आंसर बताना है। बोर्ड थोड़ा मेरे लिए नया है, हो सकता है मुझे प्रॉब्लम आए, वैसे नहीं आएगी क्योंकि मैंने परफेक्ट इसकी ट्रेनिंग की है। फिर भी आप सभी इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका 1-2 दिन में इस पर थोड़ी लिखने की अच्छी हैबिट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जल्दी आप कमेंट करके बता दीजिए कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। अब आपसे देखिए, जो गवर्नर जनरल की परिषद की अगर हम बात करें कि गवर्नर जनरल की परिषद में हमने भारतीयों को कब सम्मिलित किया था, इसके बारे में आपको पूरा गवर्नर जनरल की परिषद का मैं इतिहास बताता हूं। आप देखिए, जब 1773 का अधिनियम पढ़ते हो तो इस 1773 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय, आपकी 4 सदस्यीय किसकी स्थापना की गई थी, आपकी कार्यकारी परिषद की। ये गवर्नर जनरल की सहायता के लिए स्थापित थी। फिर आपका जब 1784 का अधिनियम आया तो इस परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, आपकी 3 कर दी गई। किस अधिनियम के तहत, 1784। फिर आपका जब 1833 का अधिनियम आया तो 1833 के अधिनियम के तहत वापस एक सदस्य बढ़ा दिया, और कितनी कर दी गई, 4 सदस्य। फिर आपका जो 1861 का अधिनियम आया तो 1861 के अधिनियम में वापस एक सदस्य बढ़ा दिया गया, कितना कर दी गई, आपकी 5 कर दी गई। और जो आपका 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उस गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम बार भारतीयों को सम्मिलित किया गया। और मैंने आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, तो इसका आंसर होगा 1909 का अधिनियम, जिसको हम बोलते थे आपका क्या, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से आपका यह अधिनियम आया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1909 का अधिनियम लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा आपका क्या, 1909 का अधिनियम। तो समझ में आ गया होगा आपको इतिहास। 73 में थे 4, 84 में
एक घटा दिया गया, कितनी कर दी गई 3, 1833 में फिर एक बढ़ा दिया गया 4, 1861 में फिर एक बढ़ाया गया 5, और प्रथम बार भारतीयों को कब सम्मिलित किया गया आपके 1909 के अधिनियम के तहत। ये संपूर्ण इतिहास आपका किसका था, तो ये इतिहास था आपकी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का। तो जिन लोगों ने भी इसका आंसर 1909 का अधिनियम लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या 1909 का अधिनियम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 1909 का अधिनियम के बारे में सब कुछ। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। दो क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, एक आपको आंसर बताना है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, एक आंसर आपको बताना है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। पहला आंसर आपको बताना है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, द्वैध शासन प्रणाली। और फिर आपको टाइप करना है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। दोनों का ऑप्शन टाइप करके बताइए। दो नाम है आपके अधिनियम का, एक अधिनियम का नाम मैं आगे बताऊंगा कि कब टाइप हुई है या कब प्रारंभ हुई है। जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई है और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आपकी कब कब प्रारंभ हुई है। सबको आंसर देना है, प्रांतों और केंद्र की द्वैध शासन प्रणाली के बारे में मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है। तो कई लोग धनराज रजावत जी 1919 1935 मुझे बता रहे हैं, रीना राजपूत जी ने VAA सेंटर। चलिए मैं बता देता हूं कब कब आपकी प्रांतों में। अब देखिएगा जो प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली है, जो आप 1919 का अधिनियम पढ़ते हो, जिस अधिनियम का नाम है आपका क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी वो हुई थी प्रांतों में। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, इनमें आपके विषय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक विषय थे आपके कौन से आरक्षित, और दूसरे जो विषय थे वो थे हस्तांतरित। आरक्षित विषय पैसे से संबंधित जितने भी उगाही संबंधित मामले थे आरक्षित में थे, और खर्च वाले हस्तांतरित। मतलब दो स्तर पे यहाँ पे शासन चलता था, एक स्तर आरक्षित विषय पे था जिसके विषय निर्धारित थे, और एक आपके हस्तांतरित पे था। इसलिए इस प्रणाली को हमने द्वैध शासन प्रणाली बोला। लेकिन 1909 के अधिनियम के तहत ये द्वैध शासन प्रणाली जो आपकी लागू हुई थी वो लागू हुई थी आपकी प्रांत में। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र में कब लागू हुई, तो केंद्र में लागू हुई थी आपकी 1935 के अधिनियम के तहत। तो मैंने आपसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा था, तो यहाँ पे पूछा था कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए 1935 का अधिनियम। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1935 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या ए। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था जिसमें राज्य और केंद्र कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो ये आपका विभाजन एक समय पहले कभी आ चुका था, आपको ये बताना है कि वहां किस अधिनियम में वर्णित था। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि आपका इसके अनुसार आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया विभाजन निम्न में से किसमें उल्लेखित योजना पर आपका आधारित था। आपको योजना का नाम बताना है या अधिनियम का नाम बताना है कि कौन से अधिनियम के तहत। अब देखिएगा अगर आप भारतीय संविधान की अनुसूची 7 पढ़ोगे, उस अनुसूची 7 में आपकी 3 सूचियां निर्धारित है। 3 सूची कौन कौन सी, एक जो सूची है उस सूची का नाम है आपकी क्या संघ सूची। संघ सूची के बाद एक जो सूची होगी उस सूची का नाम होगा आपकी क्या राज्य सूची। एक सूची को क्या बोले हम आपकी, तो दूसरी जो सूची होगी उस सूची का नाम होगा आपकी क्या राज्य सूची। और जो तीसरी वाली सूची होगी इस सूची का नाम था आपकी क्या समवर्ती सूची। अब तीनों देखिएगा, संघ सूची जिस पर जो नियम बनाती है वो कौन बनाती है आपकी, तो यहाँ पे बनाती है केंद्र सरकार। राज्य सूची पे वैसे तो नियम राज्य सरकार बनाती है, लेकिन 2 परिस्थिति है जिसमें आपकी केंद्र सरकार बना सकती है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब, और अगर राज्यसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है। समवर्ती सूची पे दोनों नियम बनाती है, लेकिन अगर दोनों की विधि में टकराव होता है तो केंद्र की विधि यहाँ पर लागू होती है।
अब ये आपके शक्तियों का विभाजन है, मतलब स्पष्ट रूप से विभाजन है कि 100 विषय ऐसे हैं जिसपे आपकी क्या कार्य करेगी, केंद्र सरकार कार्य करेगी। लगभग आपके 61 विषय ऐसे हैं जिसपे राज्य सरकार कार्य करेगी और 52 विषय ऐसे हैं जिसपे दोनों कार्य करेगी। मतलब शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है। आपको ये जो विभाजन है भारतीय संविधान में किस अधिनियम में देखने को मिलेगा, तो उस अधिनियम का नाम था आपका कौन सा, 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जिस अधिनियम का प्रभाव है उस अधिनियम का नाम है आपका 1935 का अधिनियम। आप देखिएगा यही व्यवस्था आपको 1935 के अधिनियम में मिलेगी। तो जो आपके शक्तियों का विभाजन का हमने सिद्धांत लिया है वो किस अधिनियम से लिया है, उस अधिनियम का नाम होगा आपका क्या, 1935 का अधिनियम। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1935 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा करें। अब ये मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संविधान का क्वेश्चन है, संविधान सबका फेवरेट विषय होता है, आपका भी फेवरेट होगा, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। बर्मा आपका ये वाला आएगा, बर्मा मतलब म्यांमार, जिस देश का प्राचीन नाम था आपका म्यांमार, भारत से अलग हुआ। किस अधिनियम के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी का इसके अनुसार आंसर क्या होगा। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा बोले तो म्यांमार को हमने भारत से अलग करा था। उस अधिनियम का आपको यहाँ पे नाम बताना है। चलिए मैं कमेंट देखता हूं आप क्या क्या आंसर दे रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, कई लोगों ने आंसर मुझे 1935 बताया, कहीं का आंसर सी है, किसी ने आंसर मुझे डी भी दिया है, 1947 का अधिनियम। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपसे पूछा किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो जो आपका 1935 का अधिनियम आता है, इस 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 का जो अधिनियम था, इस 1935 के अधिनियम के तहत जो आपका बर्मा, जिसे हम पहले बोलते थे आपके क्या, जिसका नाम था आपका क्या, म्यांमार, इस म्यांमार को भारत से क्या किया गया, आपका अलग किया गया। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1935 का अधिनियम या सी आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा भारत से क्या हुआ था, आपका अलग हुआ था। सबसे ज्यादा प्रभाव संविधान पर किसका है, तो संविधान पर आप सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखोगे वहां किस अधिनियम का है, तो उस अधिनियम का नाम होगा आपका क्या, 1935 का अधिनियम। भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद और कुछ अनुसूचियां बिल्कुल हूबहू आपके किस में रखे गए, आपके भारत के संविधान में। इसलिए कहते हैं ना, हम संविधान का इतिहास पढ़ते हैं तो संविधान कोई एक दिन की उपज नहीं है, 300 साल का इतिहास है। जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उन्होंने पहला कानून अपना बनाया 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहीं से हमारे संविधान की नींव पड़ी और 1935 में हमें एक विशाल अधिनियम देखने को मिला और इसी अधिनियम का भारत के संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि किस अधिनियम के तहत भारत में संविधान सभा का आपका गठन हुआ था। अंतरिम सरकार बनी थी, संविधान सभा का गठन हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस आंसर की चर्चा करें कि किस अधिनियम के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, तो पहले 3 चीज समझिएगा। एक 1940 में आया, एक आपका 1942 में आया और एक अधिनियम आपका 1946 में आया। 3 प्रस्ताव भारत में आए। 3 प्रस्ताव क्या है, ये 2 प्रस्ताव का संबंध तो भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से रहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारत के सहयोग की आवश्यकता थी। तो उन्होंने भारतीयों से वार्ता करने के लिए या बात करने के लिए कुछ प्रस्ताव भारत में पहुंचा। एक प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव तो भारत में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिथगो, उनकी ही देन थी। और अगस्त प्रस्ताव में पहली बार बोला गया कि भारतीयों का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव को आपका स्वीकार नहीं किया गया।
फिर आपका आया कैबिनेट क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान था, जापान ने एक देश था जिसका नाम था सिंगापुर, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन जी रूजवेल्ट को यह बात का डर लगने लगा कि ये जापान धीरे धीरे सभी देशों पर अधिकार कर लेगा। तो उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाया कि भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे ना करके कुछ भी करो, आप सहयोग लो। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के नेताओं से वार्ता करने के लिए स्टेटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत पहुंचाया, जिस मिशन का नाम था आपका क्या? क्रिप्स मिशन। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को हमारे नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने तो बोल दिया कि एक ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक क्या होने वाला, आपका डूबने वाला है, इसलिए इसको भी आपका नहीं स्वीकार किया गया। अब ब्रिटेन में 1946 या 45 के समय में चुनाव हुए, 45 के समय में चुनाव हुए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात लेबर पार्टी के क्लीमेट एटली की सरकार बनी और क्लीमेट एटली ने घोषणा कर दी थी कि जब भारत आपका, अगर मेरी सरकार ब्रिटेन के अंदर आती है तो मैं भारत को स्वतंत्र घोषित कर दूंगा। हुआ भी यही, क्लीमेट एटली की सरकार बन गई। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता, जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो याद रखिएगा, लेबर पार्टी के क्लीमेट एटली की सरकार थी। अब उन्होंने भारत के में संविधान सभा का गठन करने के लिए एक मिशन भारत पहुंचाया। उस मिशन का नाम था आपका क्या? कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आपका किसकी स्थापना? यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन के साथ ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे अंतरिम सरकार बनी और इस अंतरिम सरकार के बाद हमारे भारत का शासन इस अंतरिम सरकार के द्वारा संभाला गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ वहां कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कैबिनेट मिशन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? कैबिनेट मिशन। तो अगला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो 3 प्रस्ताव के सन जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले अगस्त आया, फिर आपका क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा आया? आपका कैबिनेट मिशन। 40, 42 और 46 कभी कभी ये पेपर में क्रम में जमाने को आ जाते हैं, तब आपको इसका क्रम पूरा आपको याद रखना होगा। बाकी आपको ज्यादा पढ़ना है तो फिर संविधान अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ से अभी पूरा इरेज कर देता हूं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? कैबिनेट मिशन 1946। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस तारीख को हुआ था? आपको संविधान सभा का पहले अधिवेशन की तारीख बताना प्लस ये भी बताना है कि इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, उन व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि किसने इस अधिवेशन की आपकी यहाँ पर अध्यक्षता की थी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की जो डेट है वो है आपकी कब? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला अधिवेशन और प्रथम बैठक। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उन अध्यक्ष का नाम था आपका क्या? सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे आपके ये, और इन सबसे वरिष्ठ सदस्यों को हमने इसका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे क्योंकि हम स्थायी अध्यक्ष का चुनाव इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे हमने अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया। फिर आपके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, कब? आपके 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के क्या बनाया गया? आपके स्थायी अध्यक्ष। और जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया आपका? उनका नाम था आपका क्या? राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने आपसे पूछा था कि पहली बैठक किस तारीख को हुई, तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया अर्थात 9 दिसंबर 1946 दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका आंसर है बी। अब अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। आपके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर दीजिएगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इस प्रस्ताव को हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। जल्दी बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति का नाम।
कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा आपका यहां पर पेश किया गया, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था आपका क्या, चलिए प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने आपका यहां पर पेश किया था, आप उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, प्लस डेट भी टाइप करनी है कि किस तारीख को आपके उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था और किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव आपका पेश किया गया था, आपको उसकी डेट बतानी है। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को पेश किया और उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। बैटरी गई सर, टेंशन मत लीजिए, बैटरी जैसे ही जाएगी मैं बैटरी चेंज कर दूंगा, 2 मिनट लगेगी मुझे बैटरी चेंज करने में, मेरे पास बैटरी रखी हुई है। आप इसका आंसर दीजिए जल्दी, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को पेश किया गया था, आप सभी को इसका आंसर बताना है। अब देखिए अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 डेट है आपकी, कब की, तो डेट है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। व्यक्ति का नाम था आपका क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका कौन सा प्रस्ताव पेश किया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में आपके संविधान की प्रस्तावना बनी, जो आप पढ़ते हो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये प्रस्तावना पेश करने वाले व्यक्ति थे आपके कौन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य मतलब क्या कि अगर हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो उन उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने की डेट है 13 दिसंबर 1946 और पेश किसके द्वारा किया गया, तो ये पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं इतनी देर में बैटरी चेंज कर दूंगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैं 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछता हूं, एक मैंने आपसे पूछा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, और संघ संविधान के बाद एक आपको नियम समिति के अध्यक्ष का नाम बताना। दोनों के नाम आप टाइप करिए, मैं इतनी देर में बैटरी चेंज कर देता हूँ। चलिए बैटरी अभी चल रही है, बैटरी अगर जैसे ही बंद होगी मैं कर दूंगा उससे चेंज, आपकी बैटरी चलेगी, उससे निश्चिंत रहिए। दोनों का आंसर बताइए कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, सभी लोगों को आंसर देना है। अब यहां पे देखिएगा मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, एक पूछा आपका संघ संविधान समिति और नियम समिति। अगर आप संघ संविधान समिति के अध्यक्ष देखोगे तो उनका नाम था आपका क्या, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और जो नियम समिति थी उस नियम समिति के अध्यक्ष थे आपके कौन, राजेंद्र प्रसाद। आगे बताऊंगा, राजेंद्र प्रसाद 4 समितियों के अध्यक्ष थे क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन दिया है। उसके बाद आपको नियम समिति और 4 जिन समितियों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे उनके बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अभी आपसे मैंने संघ संविधान समिति पूछा था, जिन लोगों ने इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। आपको संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य का नाम बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन व्यक्ति थे। इनमें से एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। कोट आपके नीचे दिया है 1 2 4 1 4 1 3 2 3 4। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। फिर मैं आपको पूरी प्रारूप समिति, जिसे हम पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, उसका इतिहास देखेंगे कि कब बनी आपकी, कौन उसके अध्यक्ष थे, 6 सदस्य आपके यहाँ पे कौन कौन होंगे, सबकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको इसका आंसर देना है कि जो आपकी संविधान की प्रारूप समिति थी उसके आपके अध्यक्ष कौन कौन थे, सदस्य कौन कौन थे। तो प्रारूप समिति के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। अब देखिए अगर हम प्रारूप समिति देखें कि प्रारूप समिति आपकी थी क्या, प्रारूप समिति, ध्यान रखिएगा इस प्रारूप समिति को कभी कभी ड्राफ्ट कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं हम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपकी क्या, ड्राफ्ट कमेटी, और इसी का नाम है आपकी क्या, पांडुलेखन समिति भी। ध्यान रखिएगा कभी क्वेश्चन पांडुलेखन नाम से आ जाए तो भी आपको याद रखना है।
स्थापना हुई इसकी कब आपकी 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति की क्या हुई थी आपकी स्थापना। 6+1 मतलब क्या 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम कौन थे, अध्यक्ष कौन थे आपके, उनका नाम था आपका क्या BR अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर को हमने इस समिति का क्या बनाया था अध्यक्ष। अब देखिएगा सदस्य कौन कौन से थे, तो सदस्य थे आपके गोपाल, गोपाल के बाद दूसरे हम लिखेंगे आपके क्या कृष्ण, कृष्ण के बाद एक कौन थे आपके मुंशी, और मुंशी के बाद एक कौन हो गए आपके साधु। अब इनका पूरा नाम लिखेंगे, चारों नाम भगवान के हैं, गोपाल, कृष्ण, मुंशी और साधु। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KA मुंशी और मोहम्मद सादुतुल्लाह, चार तो ये हो गए। अब दो सदस्यों का यहाँ पे इतिहास देखिएगा। एक सदस्य थे जिनका नाम था आपका क्या BL मित्र, ये BL मित्र हट गए थे और इनके स्थान पे बने थे आपके कौन N माधव। BL मित्र हटे और उनके स्थान पे बने आपके कौन N माधव। और एक व्यक्ति थे आपके क्या DP खेतान, DP खेतान की यहाँ पे हो गई थी मृत्यु, तो इनके स्थान पे बने थे आपके कौन TT कृष्णमाचारी। अब आप इसमें देखिएगा कौन कौन से आपके N गोपाल स्वामी पहला विकल्प मैच कर रहा है, मतलब ये सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और सरदार पटेल नहीं थे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर में 1 और 3, तो 1 और 3 अर्थात विकल्प 3 आपका यहाँ पे मैच करता है, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 3 या C दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका क्या C। अब अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको सोच समझ के आंसर देना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। मैंने आपसे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने की बात की है कि राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब स्वीकार किया था, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। प्लस आपको यह भी बताना है कि हमारे यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस तारीख को चुने गए। प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव, प्रथम राष्ट्रपति के चुनाव के बाद आपको ये बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उस राष्ट्रीय गीत को हमने कब अपनाया, राष्ट्रीय गीत के बाद आपके राष्ट्रगान को कब अपनाया, और राष्ट्रगान के बाद एक हमने अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। इस तीनों का एक ही आंसर होगा, 3 आंसर नहीं टाइप करने होंगे। आप कहोगे सर एक उसमें इतना लंबा आंसर कैसे टाइप करें, एक ही इसका आंसर होगा और इसका भी एक ही डेट है, तो दोनों डेट आप टाइप करके बताइए, इसकी डेट अलग है और इसकी डेट यहाँ पे आपकी अलग है। सभी लोगों को आंसर इसका टाइप करना, मैं सबका आंसर देख रहा हूं। बैटरी डिस्टर्ब कर रही है, अरे बैटरी पे आप क्यों ध्यान दे रहे हो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, बैटरी पे क्यों देख रहे हो कि बैटरी डिस्टर्ब कर रही है, हमारी बैटरी क्लास की चल जाएगी। 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, सभी लोग जल्दी आंसर बताइए मुझे। चलिए अब मैं आंसर बता देता हूं आपको। ये जो आपका आंसर होगा इसकी डेट होगी आपकी क्या 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को आपके प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया, तो यहाँ पे चुना गया था आपके किसको, राजेंद्र प्रसाद को, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय गीत को भी इस दिन अपनाया गया, गाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, गाने वाली अगर आप देखोगे तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन और 1911 का अधिवेशन वो आपके गाने हैं, ये अपनाया हमने संवैधानिक रूप से। तो ये कब अपनाया आपके 24 जनवरी 1950। और जो राष्ट्रीय ध्वज था इसको अपनाने की जो डेट है आपकी वो होगी आपकी कब 22 जुलाई 1947। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 22 जुलाई 1947 लगाया या 24 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947 टाइप किया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो आंसर आपने दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के सदस्य या अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपसे अध्यक्ष बताना है कि जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष आपके कौन थे, जल्दी कमेंट करके बताइए। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी या डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी लोगों को आंसर बताना है कि जो संविधान निर्मात्री समिति थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब मेरी बात एक बात आज से ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे, झंडा समिति। आपका जो महाग्रंथ है लूसेंट, उस लूसेंट में लिखा है JV कृपलानी, JV कृपलानी नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना।
कुछ समितियां ऐसी थी जिसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक थी आपकी कौन सी, नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के बाद एक जो समिति थी उस समिति का नाम था आपकी क्या, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। एक जो समिति थी उसका नाम था आपका क्या, देसी रियासत समझौता समिति। देसी रियासत समझौता समिति। और एक जो समिति थी उसका नाम था आपकी क्या, संचालन समिति। इन जो 4 समिति थी, इन चारों समितियों के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। और आपको प्रमाण चाहिए तो आप लक्ष्मीकांत बुक आती है, डीडी बसु की बुक आती है संविधान की, उन बुकों को खोलकर देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि जो झंडा समिति थी उस झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। आंसर था इसका क्या, राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे, आपको यह बताना है कि भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे। पश्चिम बंगाल, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव जो संविधान सभा थी उसमें कहां से हुआ था। आपको उस स्थान का नाम बताना है। क्वेश्चन अच्छा है। पश्चिम बंगाल, बंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। अब यहाँ पे देखिएगा, हम भीमराव अंबेडकर में संविधान सभा के निर्वाचन की बात कर रहे हैं। जो आपके भीमराव अंबेडकर थे ये संविधान सभा में सबसे पहले, जो आपके बी.आर. अम्बेडकर थे, ये जो संविधान सभा थी उसमें सबसे पहले ये चुने गए थे आपके कहां से, बंगाल। और बंगाल वाला कौन सा एरिया, जो आप बांग्लादेश देखते हो, इस बांग्लादेश को हम पहले पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, शुरुआत में उनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था आपके बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान नाम से बन गया, क्योंकि 2 पाकिस्तान उस समय बने थे। ये जो आप पाकिस्तान का पश्चिम वाला एरिया देखते हो, इधर वाला एरिया ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो आप भारत के इधर वाला एरिया देखते हो पूर्वी पाकिस्तान था। अब हुआ क्या बाद में, अब बाद में जब ये एरिया पाकिस्तान के पास चला गया तो इनकी सीट खाली हो गई। लेकिन बाद में हमें संविधान सभा को लगा कि बिना भीमराव अंबेडकर की सहायता लिए भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने बंबई से एक सीट खाली करवाई और उस बंबई सीट से हमने वापस किसका निर्वाचन करवाया, आपके भीमराव अंबेडकर का। तो पहले निर्वाचन हुआ था आपके पूर्वी बांग्लादेश से, लेकिन वो आपका चला गया किसके पास, आपके पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में। इसलिए ये नहीं लेंगे, यहाँ पे हमारे संविधान का निर्माण उन्होंने बंबई सीट से रहकर किया। इसलिए जो इसका आंसर हम मानेंगे वो मानेंगे कहां से, आपके बंबई से। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बंबई दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो बंबई प्रेसिडेंसी से आपका इनका क्या हुआ था, आपका निर्वाचन हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ भी गया होगा कि कहां से आपके चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। आज जल्दी जल्दी में 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे, पर फिर भी आप आंसर दीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा। चलिए फास्ट चलता हूं। कमलेश साहू जी, मैं वैसे ही फास्ट बोल रहा हूं, मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊं। मैं रुक नहीं रहा हूं, जब से बोल ही रहा हूं आप फास्ट की, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो 20 मिनट में क्लास खत्म कर सकता हूं, लेकिन इतनी जल्दी भी आपको नहीं है। थोड़ी चीजें आपको बतानी पड़ेगी कि हाँ ये इसके इतिहास से संबंधित रही है। अब निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम पहले भी आपसे पूछा था, और पहले भी आपने सबने आंसर जवाहरलाल नेहरू लगाया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू दिया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, जवाहरलाल नेहरू। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। आपको याद है 1946 में, अभी मैंने इतिहास बताया था, कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था।
जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई। इस संविधान सभा की स्थापना के साथ ही भारत में अंतरिम सरकार बनी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कैबिनेट मिशन के तहत कितनी सदस्य संख्या हमने संविधान सभा की निर्धारित की थी? तो जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि ऐसे कौन से चार कितने सदस्य थे आपके। तो आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है कि इसका आपका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जब कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था तो कैबिनेट मिशन के तहत जो आपकी संविधान सभा थी इसके अंदर सदस्यों की संख्या थी कितनी आपकी? 389। ये 389 सदस्य में से 292 सदस्य आपके उस समय के ब्रिटिश भारतीय प्रांत, उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे। उस समय के आप राज्य अगर एक साइड से देखना चाहो तो उसे हम बोल सकते हैं आपके क्या? ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने थे? 292। 93 जो सदस्य थे आपके, 93 सदस्य चुन के आए थे आपके किससे? देसी रियासत से। 93 सदस्य कहां से चुनकर आए थे? हमारे देसी रियासत से। और आपके जो 4 सदस्य थे ये हमारे यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। उन चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्यों को हमने पहुंचाया था? 4। तो इन टोटल संख्या को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगी आपकी कितनी? 389। तो मैंने आपसे पूछा था कि कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बनी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। क्योंकि उस समय हमने 10 लाख की आबादी पर एक सदस्यों को किसके अंदर चुनकर पहुंचाया था? तो एक सदस्य का हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, वयस्क मत अधिकार का यूज नहीं हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य हमारी संविधान सभा में गया था। तो 389 थे। अब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब हो गए थे आपके कितने? 299। और जब अंतिम रूप से संविधान पे हस्ताक्षर हुए तो उस दिन थे आपके कितने? 284 सदस्य। तो तीनों संख्या याद रखिएगा। 389 आपके कैबिनेट मिशन के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कितने हो गए आपके? 299। और जब अंतिम रूप से संविधान पे लास्ट दिन हस्ताक्षर हुए थे उस दिन थे आपके कितने? 284 सदस्य। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 389 लगाया, क्योंकि अभी इसमें मुस्लिम लीग शामिल है, बाद में मुस्लिम लीग निर्वाचित संविधान सभा का बहिष्कार करेगी, मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो जाएंगे, फिर 299 सदस्य आपके संविधान सभा में बचेंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 389 सदस्य लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन होगा आपका, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा के सभी निर्णय कैसे लिए? संविधान सभा में सभी निर्णय कैसे लिए गए आपको बताना है। बहुमत से लिए, 2/3 बहुमत से लिए, सहमति से लिए, या उपरोक्त सभी तरीकों से लिए गए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, और कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए कि संविधान सभा के निर्णय किस आधार पर आपके सभी लिए जाते थे। डी आंसर मुझे मिल रहा है, कई लोगों का आंसर डी दिया है। डी आंसर, बी आंसर, मुझे आंसर अभी तक किसी ने भी सही नहीं दिया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिएगा, क्वेश्चन है आपकी, भारत की संविधान सभा के सभी निर्णय कैसे लिए गए। पहली बात ध्यान रखिएगा, आपका जो संविधान का अनुच्छेद है 368 वो संविधान संशोधन की बात करता है। और हमारे यहाँ पे संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के बाद आपका विशेष बहुमत, और तीसरा संशोधन है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ये संविधान में संशोधन है। तो वहां पे हम जो निर्णय लेते हैं वो बहुमत के आधार पर लेते हैं संविधान में संशोधन के। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिए गए। दोनों निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिए गए। हमने सभी निर्णय आपके सर्वसहमति से लिए। अगर किसी भी विषय पर वाद विवाद होता था, पूरी संविधान सभा की उस पर सहमति बनती थी, और उस सहमति के बाद ही आपके क्या लिए जाते थे आपके निर्णय। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सर्वसम्मति लगाया, ध्यान रखिएगा ये संविधान में संशोधन होता है इन दोनों से, तो लेकिन संविधान सभा के निर्णय इन दोनों से नहीं लिए गए हैं। संविधान सभा के जितने भी निर्णय लिए गए वो सर्वसम्मति से लिए गए हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सर्वसम्मति लगाया है, और बहुत कम लोगों ने मुझे आंसर सर्वसम्मति दिया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सी। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, शायद रिपीट हो गया होगा।
कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। कल से क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, आज थोड़ा मुझे क्लास में जल्दी भी थी, लेट भी हो गया आने में, इस कारण रिपीट हो गए। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, कैबिनेट मिशन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर कैबिनेट मिशन लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था। मैंने आपसे उच्च आयुक्त के पद के सृजन की बात की है कि भारत में उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ था। और एक और हमने पद बनाया था, उस पद का नाम था आपका क्या, भारत सचिव। भारत सचिव का क्वेश्चन आगे भी आएगा, लेकिन अभी आपका यहाँ पे बता दूंगा तो डाउट सॉल्व हो जाएगा, वहां पे आप आंसर सही दे दीजिएगा। दोनों आपको साथ में भी बता देता हूं, तो मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपसे उच्चायुक्त के पद के सृजन की बात की और मैंने यहाँ पे भारत सचिव का पद भी लिखा है। आप देखिएगा, सन 1858 में जो कंपनी के हाथ से शासन चला गया क्राउन के हाथों में, ब्रिटेन के राजा के हाथों में। जब ब्रिटेन के राजा के हाथ में शासन गया तो गवर्नर जनरल को अब हम वायसराय कहने लगे। तो 1858 के अधिनियम के तहत आपके यहां पर एक हमने पद बनाया था, उस पद का नाम था आपका क्या, भारत सचिव का पद। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए हमने एक परिषद बनाई थी, उस परिषद का नाम था आपकी क्या, भारत परिषद। और इसके बाद के जितने भी अधिनियम आएंगे 1861 वाला, वो भारत परिषद के नाम से ही आएंगे। तो भारत सचिव का पद बना था 1858 के अधिनियम के तहत। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके उच्चायुक्त के पद की बात की है। उच्चायुक्त का पद हमने बनाया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जिन लोगों ने उच्चायुक्त के पद का 1919 का अधिनियम आंसर लगाया है या 17 का आंसर बी दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो उस अधिनियम का नाम था 1919 का अधिनियम। और भारत सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो उस अधिनियम का नाम था आपका क्या, भारत परिषद अधिनियम। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1919 लगाया, दोनों याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन करते हैं उच्चायुक्त का पद और भारत सचिव का पद। तो मैंने दोनों आपके यहाँ पे डाउट सॉल्व कर दिए कि दोनों का आपका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि इसका आंसर आपके अनुसार क्या होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा आप उच्चायुक्त के पद का 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं 18वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आपको यह बताना है कि किस अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल है वहां अध्यादेश जारी कर सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए जल्दी बताइए, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद अध्यादेश की बात करते हैं। संविधान के 3 अनुच्छेदों में आपके अध्यादेश की चर्चा में बताऊंगा कौन कौन से अधिनियम में अध्यादेशों की चर्चा है। पहले आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो 1861 का अधिनियम था, संविधान का इतिहास में जब आप पढ़ते हो तो जो आप 1861 का अधिनियम पढ़ते हो, उस 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्यों शक्ति, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने से पहले उसे अपनी कार्यकारी परिषद से क्या लेनी पड़ती थी, अनुमति। और अगर आप भारतीय संविधान में देखोगे अध्यादेश, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसके अध्यादेश जारी करने की बात करता है, तो ये बात करता है राष्ट्रपति के अध्यादेश। आर्टिकल 213 पिछली बार पीएससी का क्वेश्चन, किसके अध्यादेश जारी करने की बात करता है, ये राज्यपाल। और एक और आर्टिकल है उसको भी याद रखिएगा, 239B, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल इसके तहत क्या करते हैं, आपके अध्यादेश जारी करते हैं। यहाँ पे अब अध्यादेश क्या होता है, हमारे यहाँ पे संसद की 2 सदनात्मक व्यवस्था है, एक लोकसभा है और राज्यसभा है। हमारे यहाँ पे संसद के सत्र चलते हैं, मान के चलिए कभी संसद के सदन सत्र में ना हो और हमें अचानक कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमने देश के अंदर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को पावर देके रखी है, राज्य के अंदर राज्यपाल को और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को।
लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही जारी कर सकता है, ऐसे जारी नहीं कर सकता। फिर भी याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पीएससी ने 2014 में पूछा था, ये क्वेश्चन पीएससी ने 2018 में पूछा। अब आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिल जाए कि केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल किस अधिनियम या किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो उस अनुच्छेद का नाम है आपका क्या, 239B। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1861 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पूरा अध्यादेश का आपको इतिहास बता दिया हूं भारत के संविधान से रिलेटेड करके। अब भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल को क्या था, युद्ध और संधि संबंधित निर्णय लेने से पहले अपनी कार्यकारी परिषद की अनुमति लेनी पड़ती थी। बताऊंगा किस अधिनियम के तहत लेनी पड़ती थी और किस अधिनियम के तहत लेने की जरूरत नहीं थी। पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मैं बताता हूं आपको किस एक्ट के तहत अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। आप जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हो, इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया था कि भैया जो गवर्नर जनरल होगा उसे युद्ध तथा संधि संबंधित निर्णय, कौन से आपके, एक तो आपके युद्ध वाले निर्णय और एक कौन से आपके जो संधि संबंधित निर्णय है, उसको लेने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अनुमति लेनी थी किसकी, आपकी कार्यकारी परिषद की, कि गवर्नर जनरल अगर युद्ध तथा संधि संबंधित निर्णय लेगा तो उसे कार्यकारी परिषद की अनुमति जरूरी थी। 1786 में हमने अंग्रेजों को लगा कि यार जब तक निर्णय लेगा तब तक तो कोई सा राजा हमला करके चला जाएगा। 2 साल बाद ही इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए एक और अधिनियम वो लेके आए। उस अधिनियम का नाम था 1786 का अधिनियम। और 1786 के अधिनियम में बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, खुद का निर्णय लेने के लिए क्या है, आपका स्वतंत्र है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1786 का अधिनियम, क्योंकि यहाँ पे अनुमति लेनी जरूरी थी और 1786 के अधिनियम के तहत अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1786 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो गवर्नर जनरल को अनुमति लेने की आवश्यकता की मनाही 1786 के अधिनियम के तहत की गई थी और बाध्यता 1784 के अधिनियम के तहत, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, सिंपल सा आंसर होगा। जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात संविधान के किस अधिनियम में की गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात के बारे में आपसे पूछा है कि किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात की गई थी। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात करोगे तो 1935 का अधिनियम पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1935 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 1935 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। मैं आपको पहले बता चुका था कि आगे ये क्वेश्चन आएगा, मैं इसको अभी समझा रहा हूं, जब मैंने आपको उच्चायुक्त का पद समझाया था तब। अब आप जल्दी कमेंट करके कोई भी गलत आंसर मत दीजिएगा कि भारत सचिव का पद हमने किस अधिनियम के तहत बनाया था। सभी लोगों को इसका आंसर सही लगाना है, क्योंकि मैं पहले इसका डिस्कशन आपको समझा चुका हूं। भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत बनाया गया। अभी भी कई लोग गलत आंसर दे रहे हैं। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अभी 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा तब मैं आपको समझाया था कि उच्चायुक्त का पद अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम के तहत बना था, तो जो उच्चायुक्त का पद बना था उस अधिनियम का नाम था 1919। लेकिन मैंने आपसे भारत सचिव भी उसी समय समझा दिया था
कि भारत सचिव का पद हम किस अधिनियम के तहत बनाएंगे, उस अधिनियम का नाम था आपका क्या, 1858 का अधिनियम। पहले ही समझा चुका हूं, वापस समझाने की जरूरत लगी। जिन लोगों ने इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858 लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जल्दी बताइए, संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? प्लस आपको यह भी एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, किसने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा? 2 कमेंट का आंसर आप मुझे करके बताइए। एक तो आपको इसका आंसर टाइप करके बताना क्वेश्चन नंबर 22 का, और एक मैं आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा हूं कि किस व्यक्ति ने बोला था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे देखिएगा, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले तिलक के द्वारा 1895 के स्वराज विधेयक में रखी गई, और 1922 में महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो भारत का संविधान होगा वहां भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। भारत का संविधान किसकी इच्छा के अनुरूप होगा? तो ये होगा आपकी किसकी इच्छा के अनुरूप? आपकी भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट था, किसका था आपका? तो ये था आपके किसके? महात्मा गांधी का। तो मैंने आपसे 2 पूछा था, इसका तो आंसर होगा आपका क्या? बाल गंगाधर तिलक। और भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये स्टेटमेंट है किसका? आपके महात्मा गांधी का। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा जल्दी करते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किस तारीख को पारित किया गया? भारत को संविधान देने का प्रस्ताव किस तारीख को संविधान सभा ने पारित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। आप बहुत अच्छे से, आप सभी लोगों ने आज आंसर दिया, मुझे सबसे अच्छी क्लास लगी आज की आप लोगों की। देखिए, भारत का संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया था आपकी किसने? संविधान सभा ने। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी या 22 जनवरी 1947 लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 26 जुलाई नहीं होगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने बोला था कि भारत को हम एक संविधान बनाकर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, आगे चले गए। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों हमने 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया? जबकि आप देखते हो हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो चुका है, लेकिन हमने फिर भी क्यों 26 जनवरी को ही लागू किया? तो आपको इसमें से एक स्टेटमेंट ढूंढ के बताना है कि किस स्टेटमेंट क्यों हमने उसी दिन आपका लागू किया था आपके संविधान को। हाँ, सभी लोगों का, जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया, क्योंकि आप देखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, उसके बाद निर्णय लिया गया कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1930 को शायद जवाहरलाल नेहरू ने, जो लाहौर था और कोई सी रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की थी। तो हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था आपके इस तारीख को, 26 जनवरी 1930 को। उसी दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन हमने शुभ माना, इसीलिए हमने संविधान को लागू करने की बात कब बोली? आपके 26 जनवरी के दिन। इसीलिए भारत का संविधान 26 जनवरी के दिन आपका क्या किया गया? आपका लागू किया गया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 26 जनवरी या कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे लिखे गए कूट का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई?
ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि किस किस अधिनियम के तहत कौन कौन से आपके काम किए गए थे। सिंपल सा आपका आंसर होगा सर आपकी बैटरी, अरे मेरी बैटरी नहीं गई, मेरी बैटरी चार्ज है, कैमरे की बैटरी गई है ना, मैं बोल रहा हूं आपके लिए, आप निश्चिंत रहिए, बैटरी नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपकी किसकी स्थापना की गई थी? आपके यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। जो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, उस अधिनियम का नाम था आपका कौन सा? 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार चीन का चाय का व्यापार चीन के साथ छोड़कर समाप्त। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति और भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात, 1813 का अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी, उस अधिनियम का नाम था आपका क्या? 1833 का अधिनियम। और नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका क्या? पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे हमने बोला था। तो यहाँ पे आप मैच करिए विकल्प, पहले का जो आंसर देख के रखा है वो आपका देख के रखा है 2, तो एक तो 2 इसमें मैच कर रहा है और एक इसमें मैच कर रहा है। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773, तो 2 का आंसर होगा आपका क्या? 1, तो 1 यहाँ पे आपका मैच कर रहा है जबकि यहाँ पर 1 नहीं है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति 1813 का अधिनियम, यहाँ पे 3 मैच कर रहा है। देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति 1833 का अधिनियम 4 मैच कर रहा, इसलिए आंसर होगा आपका कौन सा? बी वाला। थोड़ा कॉमन लेना सीखा करिए क्वेश्चन पे, अगर इसमें से आपको 2 विकल्प भी आते हो ना तो भी आप इसका आंसर सही लगा सकते थे, लेकिन आपको फिर मैच करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिएगा आपको 2 तो पता ही होंगे इसमें से, एक सर्वोच्च न्यायालय वाला पता होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी, तो 2 का आंसर होगा आपका 1, तो 2 का आंसर 1 देखिएगा किस में मैच कर रहा है? सिर्फ इस वाले में मैच कर रहा है, बाकी आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। जब 1 पता है तो अपने आप ही आपको पता है कि इसका आंसर होगा आपका क्या? बी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया? पूर्णतः समाप्त की बात कर रहा हूं, तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए किस अधिनियम के तहत। हाँ आपने सही लगाया, मैंने किसी का बोला ही नहीं गलत, आपने लगाया है, आपको सबको सही बोल रहा हूं मैं, तो इतना लेट नहीं, जल्दी खत्म कर दूंगा, 5 मिनट और मुझे दीजिए, क्लास 5 मिनट में आपकी क्लास समाप्त कर दूंगा। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया? देखिएगा 2 अधिनियम आप यहाँ पे याद रखिएगा, एक अधिनियम है आपका 1813 का अधिनियम, और 1813 के अधिनियम के बाद एक जो अधिनियम होगा उस अधिनियम का नाम होगा आपका क्या? 1833 का अधिनियम। मैंने आपसे पूर्णतः समाप्ति की बात की, यहाँ पूर्णतः समाप्ति नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे चाय का व्यापार बचा था किसके साथ? आपका चीन के साथ। चाय का व्यापार चीन के साथ छोड़कर कंपनी के समस्त अधिकार को क्या कर दिए गए थे? समाप्त। लेकिन मैंने आपसे पूर्णतः पूछा है, और पूर्णतः जो समाप्त हुए तो वो हुए थे आपके 1833 के अधिनियम के तहत। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? उस अधिनियम का नाम था 1833 का अधिनियम। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1833 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया था? जो सिविल सेवकों की भर्ती होगी वह लिखित परीक्षाओं के आधार पर होगी, किस अधिनियम के तहत किया गया? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं किस अधिनियम, आपका जो 1853 का अधिनियम था कंपनी के द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम, क्योंकि इसके बाद कंपनी का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के हाथों में चला गया, और इस 1854 में लॉर्ड मैकाले की एक समिति गठित हुई थी। उस समिति ने बोला था कि जो सिविल सेवकों की भर्ती होगी वहां किस पे होगी आपकी? तो सिविल सेवकों की भर्ती आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसीलिए 16 जुलाई 1855 को पहली बार सिविल सेवा की भर्ती परीक्षा कहां पे आयोजित की गई थी? आपकी लंदन में आयोजित की गई थी। तो सिविल सेवकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का प्रावधान 1853 के अधिनियम के तहत किया गया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1853 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यूपीएससी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? जल्दी कमेंट करके बताइए। जो संघ लोक सेवा आयोग था उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आपसे मैंने यूपीएससी की स्थापना पूछी है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी का आप इतिहास देखोगे, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1919 के अधिनियम के तहत सन 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत सन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित हुआ। फिर आपका जब 1935 का अधिनियम आया तो इसका नाम हमने परिवर्तित करके कर दिया आपका क्या? संघीय लोक सेवा आयोग। और इसके बाद जो आपका संविधान लागू हुआ 1950 में, इसका नाम कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ पे फेडरल था और फेडरल के बाद यहाँ से हमने आपका यूनियन शब्द कर दिया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनियन। और वर्तमान में आपका संघ लोक सेवा आयोग के नाम से वर्णन है, जिसका संविधान में जो वर्णन देखोगे आर्टिकल 315, यूपीएससी के बारे में वर्णन है संविधान के आर्टिकल 315 में। तो आपके जिन लोगों ने इसका आंसर 1919 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। संविधान के आर्टिकल 315 में 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1935 में इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग किया गया। 1950 में इसमें संघीय स्थान हटा दिया और हमने क्या कर दिया आपका यूनियन, इसलिए वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापित है। अगर आप कलेक्टर बनते हो, एसपी बनते हो या भारतीय वन सेवा में जाते हो तो आपकी परीक्षा यूपीएससी ही लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। किस अधिनियम के तहत भारत परिषद नामक संस्था का गठन किया गया? सिंपल सा आंसर है, भारत परिषद नामक संस्था का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? आपको भारत परिषद नामक संस्था के गठन के बारे में बताना है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके तहत हमने भारत परिषद नामक संस्था का गठन किया था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा है भारत परिषद नामक संस्था, तो उसका आंसर होगा 1858, और जबकि उसे स्थायी संस्था बनाया था 1861 से। स्थायी संस्था बनाया था 1861 से, लेकिन गठन हो गया था 1858 में, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1858 के तहत एक भारत सचिव का हमने पद बनाया था। इस भारत सचिव की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए आपके? तो ये जो भारत सचिव था, इसकी सहायता के लिए हमने भारत परिषद का गठन किया था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1858 का अधिनियम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा 1858, क्योंकि जो हमने भारत सचिव पद बनाया उस भारत सचिव की सहायता के लिए 1858 के अधिनियम के तहत भारत परिषद का गठन किया और 1861 के अधिनियम के तहत हमने उसे स्थायी संस्था बना दिया था। लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट का समय दे दीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी कमेंट करके बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताइए, मैं आपको सारे गवर्नर जनरल का एक अच्छा डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूं। अभी आप पहले बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का था आपका कौन सा? लॉर्ड, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कार्नवालिस नहीं था, लॉर्ड, वो पलासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल का अच्छा सा नाम था, मुझे नाम अभी क्लिक नहीं हो रहा, ये बंगाल के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था आपका क्या? वारेन हेस्टिंग। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद 1833 में कंपनी का शासन संपूर्ण भारत में हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल, तो उसका नाम था आपका क्या? लॉर्ड विलियम बेटिक। ये संपूर्ण भारत के थे, लॉर्ड विलियम बेटिक। फिर आपका 1858 में शासन कंपनी के हाथ से निकलकर किसके हाथ में गया? आपके क्राउन के हाथों में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब क्राउन के हाथों में शासन गया तो यहाँ पे आपका बन गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या है आपका? यहाँ पे प्रथम वायसराय भी है और अंतिम गवर्नर जनरल भी है। जब आपका भारत आजाद हुआ, यहाँ पे आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखिएगा, नाम क्या था उनका? तो उनका नाम था आपका क्या? रॉबर्ट क्लाइव। नाम याद नहीं आ रहा था, आ गया नाम होगा इनका आपका क्या? रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भारत के अंतिम भी रहे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग।
अब जब भारत आजाद हुआ तब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम वायसराय की अधीनता, किसी की अधीनता में रहकर आजाद नहीं हो सकते, वापस गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया, तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, लॉर्ड माउंटबेटन। और एकमात्र भारतीय जो बनेंगे उनका नाम होगा आपका क्या, सी राजगोपालाचारी। तो ये इसका आपका इतिहास है गवर्नर जनरलों का। तो याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि जो 1773 का एक्ट था उसके तहत गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल नाम दिया था। यहाँ पहले गवर्नर था, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल। तो कौन होगा आपका, वारेन हेस्टिंग। 1833 में, क्योंकि बंगाल से शासन संपूर्ण भारत में आया, तो संपूर्ण भारत का बना आपका कोड लॉर्ड विलियम बेटिक। फिर आपका 1858 में कंपनी के हाथ से शासन छूट के क्राउन के हाथ में गया, तो गवर्नर जनरल को हम वायसराय बोलने लगे। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। जब भारत आजाद हुआ तो हम किसी की अधीनता में रहकर आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि अधीनता किसकी चल रही थी, क्राउन की। तो फिर हमने इसको गवर्नर जनरल बोला। तो अंतिम बने आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और एकमात्र भारतीय जो बने, अगर वैसे अंतिम पूछा जाए तो उनका नाम होगा राजगोपालचारी, और अंग्रेज अंतिम पूछा जाए तो उनका नाम होगा लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत की आजादी के समय भी पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर, मैंने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा था, तो जिन लोगों ने इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेटिक लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब जल्दी कमेंट करके बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। 30 में से 30 सही है रघुवेंद्र दुबे जी के। जल्दी आप सभी बताइए आप सबके आंसर कितने सही है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का जीव मंडल। चलिए कल की क्लास का मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि कल की क्लास का टॉपिक आपका क्या होगा। साथ ही साथ में जो कल की क्लास का आपका टॉपिक रहेगा, हम यहाँ पे संविधान सभा पूरी पढ़ चुके हैं, संविधान का भाग 1 की पूरी चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रस्तावना के होंगे, भाग 2 की चर्चा करेंगे, और भाग 2 के बाद आपके भाग 3 की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आपके मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, जिसकी अभी आपकी एफएलटी स्टार्ट हो चुकी है। एफएलटी के अंदर आपके टोटल 125 टेस्ट होने, उसमें 125 में से 100 सब्जेक्टिव टेस्ट है, 25 उसके अंदर आपकी एफएलटी होने वाली हो रही है, जिसकी आपकी 10 एफएलटी लगभग आपकी हो चुकी है। आप जो भी लोग हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन करना है आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको 599 रुपये में प्राप्त होगी। साथ ही साथ में आपके नोट्स भी अभी घर पहुंचाए जा रहे हैं। तो जिन लोगों को नोट्स और कोर्स की आवश्यकता है 5,555 रुपये में आपको प्राप्त हो जाएंगे, नोट्स, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। कल क्लास का टाइम रहेगा 9 बजे। अब देखिएगा, बैटरी बोल रहे थे कि सर बैटरी चली जाएगी, अभी भी हमारी क्लास की बैटरी 1 घंटे से पूरी चल जाएगी, अभी भी आपको आधा घंटा और पढ़ा सकते हैं, इतनी चल जाएगी। चलिए क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।